आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, गाउट। कई तरह के नामों से इसको जान सकते हैं, एक दूसरे से मिली जुली इनकी बीमारी होती है ये। और एक तरह से हम बात करें तो शरीर की जो अपंगता होती है, माने शरीर के अंग जब काम करना बंद कर देते हैं, शरीर के अंगों की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं अपंगता। कहें आप उसको आप आर्थराइटिस बोल सकते हैं, उसको गाउट बोल सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार का घुटनों का दर्द बोल सकते हैं। तो विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। तो अलग अलग नाम है, किस प्रकार से किस रोग में किस प्रकार के सिम्टम दिखते हैं, किस प्रकार के इसका इलाज हो सकता है, खाने में हम क्या प्रयोग करें, हम आसन में क्या प्रयोग करें, क्या हम प्राणायाम का अभ्यास करें, क्या हम षटकर्म का अभ्यास करें, किस प्रकार का हम शिथिलीकरण का अभ्यास कर सकते हैं, किस प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज हम इसमें कर सकते हैं, आदि आदि विषयों के साथ इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके यौगिक मैनेजमेंट को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास आज हम करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, इस विषय पे अपने विचार भी रखें, अपने सुझाव रखें और अपने अनुभव भी साझा करें। और जिनको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी हमसे पूछ सके। तो इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे हम मैक्सिमम इसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान को आप सबके सहयोग से। तो चलिए, आर्थराइटिस कहें या गाउट कहें या कब ये घुटनों का दर्द बनता है, किस प्रकार से होता है, तो शरीर में मुख्य रूप से वायु का जब प्रभाव बढ़ता है और विजातीय तत्वों का जो प्रभाव बढ़ता है, माने शरीर में विजातीय तत्व यानी कि टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो निष्कासित नहीं हो पाते, डिटॉक्स नहीं हो पाते बॉडी से, या दूसरी भाषा में हम कहें कि ऐसा आहार हम लें, गरिष्ठ भोजन के कारण भी इसका प्रभाव रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण ये होता है। तीसरा हम बात करें तो किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हमारा हुआ है, उसमें कोई अंग हमारा डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी इस तरह की सिम्टम हमारे बॉडी में होते हैं। तो पूरे शरीर में जो ज्वाइंट होते हैं जितने भी, देखिए ज्वाइंट हमारा उंगली से शुरू हो जाता है, उंगली के एक पोर से लेकर दूसरे पोर तक जब जाते हैं तो ये ज्वाइंट है, आपस में ये ज्वाइंट है। तीसरे ज्वाइंट में जाएंगे, फिर यहाँ पे पूरा ज्वाइंट है, फिर ये पूरा ज्वाइंट का हिस्सा है, फिर ये हमारा एल्बो जो है ये ज्वाइंट है, फिर शोल्डर हमारा ज्वाइंट है, नेक हमारी ज्वाइंट है, ऐसे ही हमारे कमर ज्वाइंट है, हमारे घुटने जो है वो ज्वाइंट हैं और हमारे टखने भी जो है वो भी ज्वाइंट हैं। तो पूरी बॉडी में जो भी ज्वाइंट हैं, यानी कि संधि जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे अंग से दूसरे अंग को जोड़ करके रखने का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट, यानी कि जोड़। तो जोड़ों में जब दर्द होता है, जब किसी भी प्रकार का जोड़ों में जो दर्द होता है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस के एक सामान्य प्रकार जो होता है, जिसको जो एक समय पे होता है और उसके बाद वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है कुछ दिन बाद। जैसे बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन आपको लगे हैं, वॉमिटिंग आपको हो रही है, आपको कोई बुखार हुआ है, चिकनगुनिया आपको हुआ है, कोई तेज खांसी जुकाम आपको हुआ है, इन सब से भी आपके ज्वाइंट्स में पेन हो जाता है। कई बार आपके कंधों में पेन हो जाता है, आपके कलाई में पेन हो जाता है, आपके घुटनों में पेन हो जाता है। और ये जो पेन है वो समय के साथ अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये इसका जो लक्षण था वो बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। इन कारणों से जब आपको ज्वाइंट पेन होता है तो वो ज्वाइंट पेन आपका अक्षणिक होता है, एक्यूट उसको पेन हम बोल सकते हैं। एक्यूट है, वो जल्दी ठीक हो सकता है, वो स्थायी नहीं होता, वो किसी और रोग के कारण हमारा वो लक्षण प्रकट हुआ है, उसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, जल्दी वो क्योर हो सकता है। तो ये हुआ एक्यूट जो पेन होता है हम आर्थराइटिस का, उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट में पेन होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा चिकनगुनिया जो एक बुखार आया था काफ़ी साल पहले, तो जिसको भी चिकनगुनिया होता था उस ठीक होने के बाद उसके पूरे ज्वाइंट्स में पेन होता था, उसको उठते हुए तकलीफ होती थी, बैठते हुए तकलीफ होती थी, पूरे उंगलियों के पोर में उनको दर्द होता था। तो बॉडी में जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था और वो लगभग 6 महीने तक वो पेन रहता था, उसके बाद धीरे धीरे रिलीफ होता था। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो भी हमारे होते हैं, उसको एक्यूट पेन हम बोल सकते हैं। आर्थराइटिस की प्राथमिक स्टेज भी हम उसको बोल सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो प्रारंभिक लक्षण है, वो स्थायी नहीं है, क्योंकि किसी और रोग के कारण हमारे अंदर पैदा हुए हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं अस्थि
के लेवल पे, यानी कि हड्डी के लेवल पे। जब हमारी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में गैप बनना शुरू होता है किसी भी कारण, वो रोड दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, और हमारे संधियों में शॉर्ट हो जाए या हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएं, वीकनेस से हो सकती हैं, अच्छे आहार पोषण हम ना लें उसके कारण भी हो सकती है, उसके कारण भी हड्डियों में प्रॉब्लम होना शुरू होती है, वो भी अर्थराइटिस कहलाता है, वो भी अर्थराइटिस का एक प्रकार है। तीसरा एक सबसे जो तेज जो प्रकार है, जो सबसे खतरनाक जो प्रकार है, वो गाउट होता है, जिसको गाउट बोलते हैं। गाउट का अर्थ आप सीधा समझें कि बहुत तेज जो पेन होता है और बहुत सीवियर होता है, बहुत ऊंचे लेवल का, यानी कि हाई लेवल का जो रिस्क उसमें होता है, उसमें अपंगता की प्रॉब्लम आ जाती है कि बॉडी के अंग काम करना बंद कर दें तो अपंगता भी आ जाती है। गाउट्स में क्या होता है, गाउट्स का जब हम रिच प्रोटीन लेते हैं, ये कहते हैं ना कि अच्छा भोजन हमें करना चाहिए, रिच प्रोटीन हमें लेना चाहिए, अच्छा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, तो कई बार हम मछली, अंडा, मांस, मीट, ये जो हम ज़्यादा खाना शुरू करते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है, और अननेचुरल यानी कि नॉनवेज का जो हाई प्रोटीन होता है उसको जब हम बॉडी में लेते हैं तो बहुत सारा यूरिक एसिड बनता है। जब आप मीट खाएंगे यानी कि नॉनवेज आप खाते हैं तो यूरिक एसिड बहुत बनता है। उस यूरिक एसिड के बनने से वो सारा यूरिक एसिड यदि आपका यूरिन के थ्रू यदि वॉश आउट हो जाता है तो द बेस्ट है, लेकिन यदि आप नॉर्मल जो यूरिक एसिड बनता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। बट जो नॉनवेज खा करके, जो अननेसेसरी ज़्यादा प्रोटीन लेकर के, ज़्यादा तैलीय चीज़ें लेकर के, ज़्यादा प्रोटीन वसा वाली चीज़ें लेकर के जो हमारे अंदर प्रोटीन बनता है वो हमारे बॉडी से निकल नहीं पाता, और वो ना निकलने के कारण जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स में बैठना शुरू हो जाता है। उसके जो विषैले जो तत्व होते हैं, जो केमिकल होता है, वो हमारे ज्वाइंट्स में, घुटनों में बैठ गया, हमारी कलाइयों में बैठ गया, कंधों में बैठ गया, गर्दन में के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें जाकर के जमना शुरू हो जाता है। उसको हम कैसे समझेंगे, एक बहुत इजी एग्जांपल हम समझेंगे। आपको शक्कर आपने ली होगी, शक्कर को आप एक गिलास पानी में घोल कर देखिए, तो जैसे ही शक्कर को घोलेंगे घुल जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि उसके नीचे ना मोटे मोटे जो कण होते हैं शक्कर के वो बैठ जाते हैं, तो वो घुलते नहीं हैं। तो जो यूरिक एसिड बाहर निकल गया यूरिन के थ्रू वो ठीक है, लेकिन कुछ जम जाता है क्योंकि वो हाई प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है, वो आपने नॉनवेज से प्राप्त किया है, यानी कि अननेचुरल प्रोटीन उसको हम बोल सकते हैं। तो वो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपके ज्वाइंट्स में बैठना शुरू होता है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो फिर ज्वाइंट्स की जो मूवमेंट होती है वो नहीं हो पाती, और ज्वाइंट्स की मूवमेंट नहीं होगी तो आप मान के चलिए आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ज्वाइंट्स होता है हमारी पूरी बॉडी को राउंड अप करने के लिए। मान लीजिए कलाई का है, कलाई क्लॉकवाइज भी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है, अप और डाउन भी जाती है, आगे पीछे भी होती है। तो एक कलाई यहाँ से इसलिए मूवमेंट बनी कि इसमें पूरा गैप है, एक आइडल गैप होता है जिससे ये मूवमेंट कर पाती है। अर्थराइटिस में या जो हमारा जो दर्द होता है, अर्थराइटिस का जो पेन होता है, उसमें क्या होता है कि इनमें वो विजातीय तत्व जमना शुरू हो जाते हैं, और उसमें या एक तरल पदार्थ होता है जिसको कार्टिलेज भी बोलते हैं। कार्टिलेज होता है वो हमारी हड्डियों के ऊपरी जो सतह होता है उसको चिकना बनाता है, और एक इसमें हमारा जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है जो मूवमेंट में काम करता है। जैसे जैसे कोई बॉडी का पार्ट होता है, कोई गाड़ी का पार्ट होता है, तो उसमें इंजन का कोई पार्ट होता है, बैरिंग होता है या कुछ भी होता है जो मूवमेंट करता है, यानी कि जो गति करने वाली जो चीज़ होती है, उसमें हम ग्रीस लगाते हैं। आप सभी ने देखा होगा ग्रीस, तो ग्रीस लगाने से वो जो घूमने वाली जो चीज़ है उसकी घूमने में, उसकी गति में लयबद्धता आती है, उसके घूमने में बहुत सुगमता रहती है, आसानी रहती है। तो वो ग्रीस उसका काम करता है। जो ग्रीस होता है जिसको श्लेष्म कहते हैं, श्लेष्म नाम का जो पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ होता है, वो चिकना होता है जो हमारी हड्डियों को मूवमेंट देता है। और यदि इसके जो किनारे होते हैं, ज्वाइंट्स के जितने भी किनारे होते हैं एक दूसरे से जो जोड़ के रखते हैं, वो हमारे चिकने होने चाहिए ताकि वो आसानी से मूवमेंट करें। यदि हम हाथों को पीछे करें और आगे करें तो ये पूरा ज्वाइंट काम कर रहा है। यदि यहाँ पे वो जो लिक्विड है वो समाप्त हो जाएगा, श्लेष्म समाप्त हो जाएगा, कार्टिलेज सही से काम नहीं करेगा, तो कट कट की आवाज़ हमें आएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऊपर नीचे करने में दर्द का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे बैरिंग फूट जाता है, मान लीजिए गाड़ी है, चल रही है, गाड़ी के टायर में जो बैरिंग होता है वो टूट जाने से उसमें एक अलग तरह की गंदी आवाज़ आती है, कट 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 ऐसे बोलता है। तो सबको पता चल जाता है कि इसका बैरिंग शायद टूट गया है या उसका ग्रीस खत्म हो गया है। तो ग्रीस के खत्म होने से हमारे घुटनों में, हमारे टखनों में
हमारी कलाइयों में, हमारे कंधों में, हमारी गर्दन में, हमारी कमर में, सब जगह पे एक आवाज़ आना शुरू होती है, क्योंकि उसकी मूवमेंट सही प्रकार से नहीं हो पाती। उस मूवमेंट को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, योग में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। स्पेशली जो घुटनों का जो प्रॉब्लम होता है वो हम जानेंगे कि किस प्रकार से ठीक होता है। जब अंगों में सूजन आ जाती, लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सूजन आ गई, ये लाल रहने लगे, यानी कि कलाइयों में सूजन आ जाती है, मोटे हो जाते हैं सामान्य तौर पे, और इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने से इसमें लाली भी रहती है, कड़कपन रहता है, स्वेलिंग रहेगी, कड़कपन रहेगा, और दर्द बहुत ज़्यादा होगा। उठने और बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी, यानी कि उठ गए तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, बैठ गए तो उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत किसी चीज़ का सहारा लेकर के उठना पड़ता है, और कुछ समय बाद यदि इसको सही इसकी देखभाल ना की जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो आप में अपंगता की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलर एक बॉडी का पार्ट जो है आपका काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपके उसके जो टॉक्सिन्स हैं उसको आपने डिटॉक्स नहीं किया तो वो जम गए हैं, उसका मूवमेंट नहीं किया, उसका कार्टिलेज कमज़ोर हो गया, उसका जो श्लेष्म है, वो जो चिकना जो पदार्थ है वो कम हो गया। तो उसको दूर करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, क्या आप योग में कर सकते हैं, वो हम आज जानेंगे आज के व्याख्यान के माध्यम से। तो ये इंट्रोडक्शन जाना, किस प्रकार के सिम्टम होते हैं, क्या कारण होते हैं, रिच प्रोटीन हम लेते हैं, ज़्यादा एक ही पोजीशन में हम बैठे रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, अपने अंगों को का संचालन सही से नहीं करते हैं, आप तनाव आप लेते हैं, तनाव भी उसका एक कारण हो सकता है, दुर्घटना भी उसका एक कारण हो सकता है, अपने जो फिजिकल वर्कआउट है उसका अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, आपका एक ही जगह पे गलत पोस्चर में बैठे रहना उसका एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम निवारण के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसका निवारण किया जा सकता है, किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो रिच जो प्रोटीन है, जो नॉनवेज से जो प्राप्त होता है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। यदि वो रिच प्रोटीन हम खाते रहेंगे, केला, चीकू मूली, सलगम, दालें, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा जो जिसमें चीज़ों में होता है वो छोड़ देनी चाहिए। दूध को भी हमें छोड़ देना चाहिए, और हमें प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए। और नेचुरल जो चीज़ें हैं, खट्टी जो चीज़ें उनको भी छोड़ देना चाहिए, और नेचुरल चीज़ें हमें लेनी चाहिए जो स्निग्ध हों, सुमधुर हों। इस तरह का जो आहार है, जो सात्विक आहार होता है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। उससे हम अपने बॉडी को सही मूवमेंट में कर सकते हैं। तो बात आती है आसन कौन से करें, प्राणायाम कौन से करें, क्रियाएँ कौन सी करें। तो सबसे पहले हम जॉइंट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। पहले जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम आसन बताएंगे, उसके बाद प्राणायाम बताएंगे, उसके बाद आप षटकर्म कौन से कर सकते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद एक घुटनों के लिए स्पेशल मैं एक मूवमेंट आपको बताऊंगा जिससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और आसनों के साथ चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशन को। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिकल सेशन को। ज्वाइंट एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया है, क्योंकि हर चीज से पहले हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बॉडी को वार्म अप हमने करना होता है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है जब व्यायाम करते हैं और झटके के साथ व्यायाम हम करते हैं, यानी कि वार्मिंग अप और कूलिंग अप, यानी कि वार्म अप करना और अपने आप को शरीर को ठंडा करना, मतलब धीरे धीरे शरीर को गर्म करना और धीरे धीरे शरीर को ठंडा करना। ये जब चीजें हम करना शुरू कर देते हैं तो हम किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम बगैर वार्म अप किए बॉडी को कोई एक्सरसाइज करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, मसल पुल हो सकती है, ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच हम करते हैं उससे भी प्रॉब्लम आती है, अत्यधिक प्रयोग हम अंगों का करते हैं, अत्यधिक प्रयोग हम मूवमेंट्स करते हैं, बहुत फास्ट सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं, बहुत बार राउंड अप आप कर रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो भी हमें नहीं करना है। तो हर बार ज्वाइंट एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन इस रोग में स्पेशल ज्वाइंट एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है, और कम से कम आपको 25 से 30 मिनट तक ज्वाइंट एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा राउंड आपको करने चाहिए। तो शुरू करते हैं पहली ज्वाइंट एक्सरसाइज से। जैसे हम करते हैं, दोनों हाथों को सामने करेंगे और जो उंगलियों के पोर हैं पूरा उन पोर को पूरा खोलेंगे, बंद करेंगे। देखिए, इसमें हम उंगलियों के पोर को खोल रहे हैं, पूरे मुट्ठी अभी बंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पूरी मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा उसके ऊपर, अंगूठियां बंद, कलाइयों को क्लॉकवाइज,
यदि मानसिक परेशानी है तो भी आपको जॉइंट पेन होता है। एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे करेंगे। अपने परिवार में जो भी आपके आसपास जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं उनको भी आप इसका प्रशिक्षण देंगे। ऊपर नीचे करेंगे कलाइयों को। अब हम कंधों की करेंगे एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज। दोनों कंधों को राउंड अप, धीरे धीरे, स्पीड नहीं करनी है इसमें कभी भी, आप ये ध्यान रखें हमेशा। गर्दन सीधी, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अप एंड डाउन। शोल्डर की दूसरी मूवमेंट आप करेंगे। इससे सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, अपर बैक पेन, इसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। और साथ ही आपका जो अर्थराइटिस है उसमें भी आपको आराम मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, नेक मूवमेंट। जिनको सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग उनके लिए बैन है। बाकी साइड बेंडिंग कर सकते हैं, साइड और ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज पहले। यदि पूरा जॉइंट एक्सरसाइज आपने सुबह शाम जॉइंट एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो भी आप अर्थराइटिस से और जो आपके जॉइंट्स जो पेन है उससे आप दूर हो सकते हैं। जितना भी जॉइंट पेन आपको है, अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, और केवल खाली आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं जो हम कर रहे हैं, जिसको जॉइंट एक्सरसाइज या लूजनिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उन सभी लूजनिंग प्रैक्टिसेस से भी केवल आपको आराम मिल सकता है पूरी तरह से, नियमित रूप से 2 टाइम, सुबह भी और शाम भी। और कम से कम आधे घंटे का एक सत्र आपका होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, साइड बेंडिंग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, धीरे से रिदम के साथ, ट्विस्टिंग, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अप एंड डाउन, इनहेल exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम करेंगे ट्रंक रोटेशन। कमर को मिनिमम, जिनको ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस है, तो उनको कम से कम 30 to 50 क्लॉकवाइज और 30 to 50 ही एंटी क्लॉकवाइज उनको करना चाहिए। उनको कम से कम 30 मिनट जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर लगानी चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। केवल जॉइंट एक्सरसाइज से भी वो अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो प्राण का जो प्रवाह होता है, एयर का जो सर्कुलेशन होता है, यानी सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, उसके बाधित होने से ऊर्जा भी रुक जाती है। ऊर्जा के रुकने से भी जॉइंट्स पेन होते हैं हमें। तो जॉइंट पेन का एक सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का रुकना भी है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि प्राणायाम के माध्यम से जिसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, और आसनों के माध्यम से भी। एंटी क्लॉकवाइज इतनी धीमे से करना है, कभी भी फास्ट नहीं करेंगे इसको।
twisting, sorry, bend, side bending, twisting, forward bend, backward bend, अब हमारा घुटनों का और टखनों का आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। इसको हम खड़े होकर नहीं करेंगे, और जितनी भी आपने एक्सरसाइज की उनको बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो खड़े होकर करना जरूरी नहीं है, जितनी मैंने एक्सरसाइज की उन सबको आप बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन सब एक्सरसाइज को आप बैठ कर भी कर सकते हैं, यदि ज्वाइंट पेन ज़्यादा है, घुटनों में ज़्यादा दर्द है। इसके बाद हम साइकिलिंग करेंगे। सीधी साइकिलिंग कर रहे हैं, पैर को उठा करके आगे की तरफ रोटेट कर रहे हैं। अब रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस रिवर्स लेके आएंगे। इसके बाद फिर उठ जाएंगे, इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे ही। सभी आप कर भी सकते हैं साथ के साथ। रिवर्स। आज घुटनों के लिए स्पेशल था, तो आज इसके लिए मैंने अपनी ड्रेस चेंज की है स्पेशली, ताकि आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको साथ में सिखा सकूं। इसके बाद टखनों की हम करते हैं, तो टखनों के लिए भी आप सीधा सामने इधर से ही दिखा देता हूँ आपको। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, up and down, up and down, up and down, up and down। ऐसे दूसरे पैर को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, up and down, up and down, up and down। ये हमने किया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यदि जिनके घुटनों में काफ़ी पेन है, सूजन भी है, और जिनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको कैसे करना है ये मैं अभी आपको इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बता दूंगा। जैसे पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, मैट के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, और इसमें दूसरा व्यक्ति कोई करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे व्यक्ति से आपने करवाना चाहिए, वो अच्छे से कर पाएगा। आप अपने आप से 2-3 राउंड कर सकते हैं, लेकिन हमने 8 तरह से इसको घुटने को प्रेस करना है। तो देखिए, ये हमारा नी होता है। स्पेशल नी पेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को इसको इससे रिलीफ भी मिला है। जो हमारा नी कैप होता है वो देखिए ऐसे हिला करके ऐसे स्मूथ होना चाहिए। यदि किसी का नी इतना स्मूथ है, यानी कि अच्छे से आगे पीछे जा रहा है, साइड में जा रहा है और गोल घूम रहा है, ये कटोरी सी होगी जिसको नी
कैप भी बोलते हैं या पटेला हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो ये पटेला है जिसका फ्लेक्सिबल है, जितना फ्लेक्सिबल है उतना ही उसको घुटनों में पेन नहीं होगा, लेकिन ये जितना टाइट हो जाता है उतना ही आपको घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये कभी भी आपका टाइट नहीं होना चाहिए। और जिनका देखोगे घुटनों का दर्द होगा या ओवरवेट के कारण भी हमें प्रॉब्लम होती है, जिन वजन ज़्यादा होता है शरीर का, तो भी नी कैप हमारे टाइट हो जाते हैं। तो ये जो नी कैप है वो टाइट हो जाएगी, तो टाइट हो जाएगी तो इसको मुड़ने में प्रॉब्लम आएगी, इसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। और जैसे ही मूवमेंट करने में इसको प्रॉब्लम आएगी वैसे ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको इस नी कैप को कैसे राउंड अप करना है, कैसे इसको प्रेस करना है, वो विधि हम जानते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार से हमें इसको घुमाना है। देखिए दोनों अंगूठों को लेंगे और अंगूठों से आगे हिस्से पे यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है जी, ये जो घुटने का बीच है इस पे हम प्रेस करेंगे ऐसे, ये ऐसे, और घुटने को ढीला छोड़ देंगे। दूसरे से करवाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे पकड़ें घुटने को और अंगूठों से प्रेस करें, अंगूठों से ऐसे प्रेस करें। यदि नियमित रूप से 10-10 बार आप ऐसे करते हैं तो आपका घुटना कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी भी आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इधर से करना है, खुद ही करना है तो उंगलियों से करना पड़ेगा, ये नहीं तो जो व्यक्ति कर रहा है वो उधर से जा करके इधर से करे। घर में एक दूसरे का सहयोग हमें करना चाहिए। पति को प्रॉब्लम है तो पत्नी उसको ठीक करे, पत्नी को प्रॉब्लम है तो पति ठीक करे, भाई बहन दोस्त सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी के पास पत्नी नहीं है, किसी के पास पति नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि उसकी वेट करे, वो दोस्त से भी करवा सकता है, इसको अपने किसी भी जानकार से करवा सकता है। फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा हो गया। इसके बाद हमारा डायगोनली हमें इसको करना है। तो डायगोनली पहला ये था, दूसरा ये था, अब तीसरा और चौथा ये है, ये तीसरा चौथा, पांचवा छठा सातवां आठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये हमने इसको डिवाइड किया। तो पहला दूसरा हो गया। अब तीसरे को करते डायगोनली, ऐसे ही पूरा प्रेस करना है। फिर यहां से प्रेस करना है टेढ़ा, ये फिर ये वाला हिस्सा बच गया, इसको ऊपर की तरफ धकेलना है। अब यहां से नीचे की तरफ धकेलना है, फिर यहां से इधर की तरफ धकेलना है और ये इधर की तरफ धकेलना है। माने हमने इसको 8 डायरेक्शन में इसको घुमाना है। 1 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 1 2, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 4, डायगोनली 5 6 7 और 8, ये हमने इसको प्रेस करना है। तो जो भी अपने घर में है दूसरे से करें, और बहुत झटके से नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। पेन भी होता है इसमें, तो आराम से आप करेंगे, बहुत ज़्यादा झटका इसमें नहीं लगाना, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, 1 2 1 2 1 2, खुद भी कर सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, लेकिन खुद में इतना आपको नहीं अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मैं बताने के लिए लिहाज से बता रहा हूं, आप इसको ऐसे करेंगे। तो जब आपका नी कैप फ्री रहेगा, आपका नी कैप जब फ्री रहेगा तो ना मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ना चढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, ना कूदने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नी कैप को आपने फ्री करना है। यदि नी कैप आपका फ्री हो गया तो आपको कभी भी नी पेन नहीं होगा, यहाँ पे कोई आपका जो टॉक्सिन्स है वो जमा नहीं हो पाएंगे, और आपका जो कार्टिलेज है वो भी सही रहेगा, श्लेष्म जो बनता है चिकना पदार्थ है वो भी तंदुरुस्त रहेगा। फिर ठीक ऐसे ही दूसरे पैर से भी, दूसरे पैर को भी ऐसे ही सीधा रख के ऐसे ही आप देख सकते हैं, दूसरे पैर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शन में हमें घुमाना है। पहले ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना है अंगूठों के साथ, खुद ही कर रहे हैं तो फिर उंगलियों के साथ अपने ऊपर की तरफ प्रेस करना है। और यदि आप कोई दूसरा करने वाला तो अंगूठों से ही प्रेस करें तो अच्छा प्रेशर आपका जाता है, और झटका नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। फिर साइड से, फिर इस साइड से,
इस साइड से कम से कम 10 बार एक साइड आप करें, 5 से 10 बार, और उसके बाद आपका घुटना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद दोनों घुटनों को आप रखें ऐसे और पूरा हल्की सी हीलिंग आप करें, हाथों से मसाज आपको करना चाहिए। ये इसको करने से पहले आप एक बार दोनों पाम्स को रब करेंगे पूरी तरह से, और उसके बाद यदि आप करेंगे तो इनको एक प्रकार से हील आप कर रहे हैं। तो ये हील करने की टेक्निक है, अपने घुटनों को हील करना है तो आपने ऐसे करना है। उसके बाद कम से कम दिन में 5 से 6 बार आप इस हीलिंग थेरेपी को भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए, भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को आर्थराइटिस की, घुटनों की या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करना है और यौगिक ट्रीटमेंट के साथ ठीक करना है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। और आप देखें, अकेले अमेरिका में हम देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा जो पेशेंट हैं जॉइंट पेन के, नी पेन के होते हैं। आप अंदाजा लगे 3 करोड़ से भी ज़्यादा पेशेंट आपके अमेरिका में है। तो आप यौगिक उपचार को सही रूप से जानते हैं तो आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन के भी आप अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। एक थेरेपिस्ट बन के भी आप एक अच्छा अपना आमदनी कर सकते हैं, दूसरों को आरोग्यता दे सकते हैं और अपने आप को आप आजीविका आप चला सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन आपको पहले राइट नॉलेज आपको उसको होना चाहिए। तो राइट नॉलेज होगा और उसके बाद आपकी अच्छी मंशा होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो घुटनों का मैंने बता दिया कैसे कैसे आपने करना है, तो ये सीधे बैठ करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ आसन और कुछ प्राणायाम। देखिए, इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि जितने भी ज्वाइंट प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, टखनों का प्रॉब्लम है, उसमें हम इन्वर्टेड पोस्चर जब करते हैं, यानी कि जब पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, यानी कि अल्टीमेटली ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हम अपर बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर देते हैं। नेचुरली नीचे की तरफ रहता है, लेकिन उसको जो नेचुरली जो फ्लो रहता है, उस फ्लो को यदि हम तोड़ करके उस फ्लो को एंटी कर देते हैं, यानी कि इन्वर्टेड पोस्चर में, यानी कि पैरों को आप उत्तान पादासन में, अर्ध हलासन में ऊपर उठाते हैं, पवन मुक्तासन में उठाते हैं, शलभासन में उठाते हैं। तो ये आसन पर्टिकुलर क्या करते हैं, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अपर बॉडी की तरफ डालते हैं। तो जो आपका जो विजातीय तत्व जो इसमें जमे हुए वो भी वापस चले जाते हैं रक्त के साथ, और वो डिटॉक्स हो सकते हैं यदि आपकी प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो सही हो रहा है। तो इसलिए हमने इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं तो उसमें हमें रिलीफ मिलता है बहुत सारा। तो कुछ इन्वर्टेड पोस्चर जानते हैं अभी इसी व्याख्यान में, और उसके बाद फिर और प्राणायाम और चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जितने भी हम एक्सरसाइज आसन करेंगे उसमें सबसे पहला आसन हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना। आपको मेरे पैर दिखने जरूरी है, ये वाला। आज माफ करिएगा, मैं मैट पे जूते पहन के आ गया हूँ क्योंकि आज मुझे मैट को वॉश करना है। तो ये हम करते हैं, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तान पादासन 30 डिग्री पैरों को उठाएंगे। एक ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अर्ध हलासन आप करेंगे, ये वाला 90 डिग्री पैरों को उठा के रखें, तो भी आपका जो ज्वाइंट पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डेली आपको करना है, ठीक है। 30 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद पवन मुक्तासन आप करेंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास सुबह भी करना है, शाम में भी करना है, दोनों समय में पवन मुक्तासन का अभ्यास आपको करना है। और दोनों पैरों को से पवन मुक्तासन करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको घुटनों के दर्द में, तो एक एक पैर से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हुए 3 आसन। इसके बाद हम कमर के बल लेट कर भी करेंगे। शलभासन से शुरू करते हैं। एक एक पैर से करेंगे शलभासन को, 30 डिग्री उठाएंगे। भुजंगासन करेंगे। अर्ध भुजंगासन आप करेंगे, कोहनियों को टिका करके। तिर्यक भुजंगासन आप करेंगे, दोनों तरफ आप देखेंगे। इसके बाद बैठ जाएंगे। मेन इसमें हम ज्वाइंट एक्सरसाइज जितनी होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा काम आती है। तो
इसके बाद हम कुछ प्राणायाम जानेंगे और प्राणायाम के बाद हम कौन से हम शुद्धि क्रियाएं कर सकते हैं उनको भी हम जानेंगे। तो आपको डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे से करनी है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी। डीप ब्रीदिंग करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग करेंगे तो आप पर्टिकुलर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि आपका जो टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्स हो जाएं, यानी कि वो चले जाएं, वहाँ से विजातीय तत्व बाहर निकल जाएं और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बॉडी में हो जाए, वो हमें करना है। उसके बाद साथ साथ आपको उसके बाद कपालभाति प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करें। अनुलोम विलोम के साथ साथ आपको नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाड़ी शुद्धि का भी अभ्यास हमें इसमें करना चाहिए और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास इसमें करना चाहिए। ये प्राणायाम हमें करने चाहिए। इन प्राणायाम के साथ साथ हमें वायु मुद्रा का विशेष रूप से अभ्यास करना है। वायु मुद्रा पहली उंगली को अंगूठे के अंदर लगा के, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वायु का रोग है, वायु की क्रूरता से ये हो रहा है, वायु की क्रूरता से इस प्रकार की प्रॉब्लम है ज्वाइंट्स में। तो ये दर्द जो होता है, जितने भी मैंने दर्द बताए, वो ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम जितनी भी बताई, वो सारा का सारा हमारा वायु की प्रॉब्लम होती है। तो वायु के दूषित होने से इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो वायु मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे। खाने में रिच प्रोटीन वगैरह नहीं लेंगे जो मैंने बताया। और कौन सी ऐसी शुद्धि क्रियाएं हैं, षटकर्म हैं, जिनका अभ्यास करके हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुंजल आप कर सकते हैं। यदि कुंजल क्रिया आप करते हैं, काफ़ी पानी पी करके और उसको बाहर निकालना, वोमिट करना, वो कुंजल क्रिया होती है। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आपने करनी चाहिए। अपने आप उसको आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। तो जो कुंजल आप करें, बस्ती क्रिया आप करें, बस्ती नहीं कर सकते तो अनीमा का अभ्यास आपको करना चाहिए। अनीमा जो प्राकृतिक चिकित्सा में लिया जाता है, उसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। तो दो क्रियाएं आपके लिए विशेषकर हैं, एक कुंजल क्रिया और दूसरा आपका बस्ती क्रिया कर सकते हैं, या फिर आप अनीमा आदि से उसको वो कर सकते हैं, या शंख प्रसालन आप कर सकते हैं। तो शंख प्रसालन महीने में आप कर सकते हैं, लघु शंख प्रसालन, ताकि सारा डिटॉक्स हो जाए बॉडी, आपके जितने भी विजातीय तत्व हो सारे बाहर चले जाएं। तो वो आपको करना है, बड़ी आंत के नीचे से निकल जाएं और जो बाकी के जो आपके पेट में जो होते हैं वो आपके कुंजल से बाहर निकल जाएं। इस प्रकार का अभ्यास आपको करना है। उसके बाद आपने आहार सात्विक लेना है, नेचुरल लेना है, ताज़ा आहार आपने लेना है। रिच प्रोटीन बहुत सारा जिसमें प्रोटीन होता है वो उसको आपसे बचना है, क्योंकि जितने भी आप खाद्य पदार्थ हैं, मछली है, मीट है जो है, और उसके बाद प्रोटीन है, जिसमें सीधा हम बात करें पनीर वगैरह की है, दूध वगैरह की है, तो वो रिच प्रोटीन आपको नहीं लेना है। दालें नहीं लेनी है, केला आपको नहीं लेना है, आपको चीकू आपको नहीं लेना है, किसी प्रकार का खट्टा जो जितने भी खट्टे फ्रूट हैं वो भी आपको नहीं लेने हैं, वो आपको नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार की आप सावधानी रख सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे इसके उपाय हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय जानने के लिए डॉक्टर भंवर सिंह से, डॉक्टर जगदीप सिहाग से, जो हमारी आईडी में रहते हैं हमेशा, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं इसका प्राकृतिक उपचार कैसे होगा। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी देश हो, तो कोई भी रोगी अर्थराइटिस से पीड़ित ना रहे, कोई भी घुटनों के दर्द से पीड़ित ना रहे, किसी को भी गाउट प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी जॉइंट पेन ना हो। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी मंशा है। तो इसीलिए हम इस व्याख्यान को लेकर के आए कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें बताएं और एक दूसरे के सहयोग से ये चीज़ें ठीक करें। इसके अलावा एक ऐसी भी चीज़ है जिसके माध्यम से मानसिक रूप से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जॉइंट पेन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो लोग कहते हैं कि आप रहने दीजिए, इस काम को मत कीजिए, हम कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं कहीं ऐसा है तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मैं इनके काबिल तो नहीं हूँ, क्या मैं जीवन में कभी काम नहीं कर पाऊंगा, या मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा, क्या लोग मुझ पर ऐसे ही तरस खाते रहेंगे, क्या मैं जीवन में कभी सक्षम नहीं बन पाऊंगा, क्या मुझे अपंगता आ जाएगी, क्या मेरे पैरालाइसिस हो जाएगा, क्या मैं इतना अपंगू या इतना अपंग बन गया हूँ कि मैं फला काम नहीं कर सकता, या क्या मैं छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता, क्या मैं कभी सैर नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं लोगों की तरह घूम नहीं पाऊंगा। इस तरह की जो बातें होती हैं, जो मानसिक लेवल पे आपके मानसिक विकार को बढ़ाती हैं, आप मानसिक रूप से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही है गाइडेड मेडिटेशन, मीन्स योग निद्रा। योग निद्रा का अभ्यास आपको भरपूर करना है, खुल के करना है। योग निद्रा में ही आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। और जब ऐसे आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत हाई होता है, और मेंटल लेवल के कारण जो यानी कि साइकोसोमेटिक जो डिजीज होती हैं, कि मन में बहुत अवसाद है, मन में बहुत तनाव है, मन में बहुत चिंता है, डिप्रेशन है,
रोग को लेकर के मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं मुख्य धारा में लौट सकता हूँ कि नहीं लौट सकता, मुझे इस प्रकार का मैं काम करने में कब सक्षम होऊंगा। इस तरह की जो चीज़ें हम सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं, उस परेशानी से यदि अपने आप को निकालना है तो आपको डीप ब्रीदिंग के साथ आपको योग निद्रा यानी कि गाइडेड मेडिटेशन आपको करना चाहिए और खूब करना चाहिए, डेली इसका अभ्यास करना चाहिए, जो उसको हम पहले करा भी चुके हैं। तो योग निद्रा भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आहार, सात्विक आहार आप उसके लिए करें, ताज़ा आहार आप उसके लिए करें, अंकुरित आहार आप उसके लिए ले सकते हैं, मीठे फल उसके लिए आप ले सकते हैं, थोड़ी तेलीय चीज़ें आप ले सकते हैं जिनमें थोड़ा ऑयल होता है, नेचुरल बादाम आदि, अखरोट आदि, किशमिश आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन रिच प्रोटीन जिसमें मांस जो आता है यानी कि नॉनवेज जो आता है उसको आप छोड़ें इसमें, तो आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, झटके देकर बैठने से, झटके से उठने से आप बचें, किसी भी गलत पोस्चर में बैठने से आप बचें। यदि गलत पोस्चर में बैठते हैं, पैर पे पैर रख के बैठते हैं, उधर से आपके जो मसल्स जो दबती हैं या फिर आपके जो ज्वाइंट काम करना बंद कर देते हैं, वो आपका पोस्चर के कारण भी होता है। तो पोस्चर को भी सुधारने का प्रयास आप करेंगे निश्चित रूप से। और इस विषय में जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी प्रतिक्रिया हैं, आप मेरे साथ साझा करिए, मैं आपके क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब आप मुझे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको हम रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा जितना मुझे उसके बारे में जानकारी है। तो आप सभी साथियों का स्वागत है, मैसेज के लिए कमेंट्स करिएगा।